हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही आपके पास एचपीटीजीटी के जो कमीशन है वो निकलने वाले हैं। ऑलरेडी न्यूज काफ़ी तेज भी हो गई है और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जल्दी ही आपके पास जो है सभी के सभी एग्जाम, जिसमें आपके पास टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के एंड जेबीटी के जो एग्जाम्स हैं वो भी आपके पास कंडक्ट होंगे। जो वैकेंसीज वहाँ पे बची हुई है वो सारी की सारी वैकेंसीज जो फिल की जाएगी। तो अब स्टूडेंट ने अपनी तैयारी जो बहुत ज़्यादा तेज कर दी है। आई होप आपने भी पढ़ना जो वो शुरू कर दिया होगा। अब क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने वहां पे रखा हुआ है, ये तो अब आपको जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है उसके बाद ही पता लगेगा। क्या क्या उसके आपके पास जो है पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, किस तरीके से वो सारी चीजें होगी, वो आपको जल्दी ही हो सकता है विद इन 1 मंथ जो आपको देखने को मिले। या आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि पेपर पेन पेंसिल जैसे आपकी ओएमआर शीट होती है उसके बेसिस के ऊपर भी टेस्ट हो सकता है। लेकिन टेस्ट तो चलो बाद की बात है, किसी भी पैटर्न में बोलें, चाहे एक पेपर लें, दो पेपर लें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ऐसा कौन सा सिलेबस है जो आपको कवर करना है, प्लस साथ में ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि आपको वहां पे कंसीडर करनी चाहिए, ताकि आप जो है आराम से और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने जो कमीशन है उसको क्लियर करके आप अपने एम को अचीव कर सकें। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हम छोटे से छोटे पहलू और हर एक चीज को कवर करेंगे। और जैसा आपने मेंशन किया है कि अभी जो है आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, उसी में बहुत सारी चीजें आपके पास क्लियर होगी। लेकिन एक चीज जो है वो सेम आपके पास रहने वाली है, वो आपके पास होगा सिलेबस। सिलेबस में ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होती है, सिलेबस आपके पास वो ही रहता है, चाहे पेपर 1 के अकॉर्डिंग हो, चाहे पेपर 2 के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपके पास कंबाइंड हो, फिर भी आपके पास सिलेबस वो ही रहने वाला है, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, साइकोलॉजी, नेशनल कमीशन एंड कमिटीज, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सभी चीजें कवर होगी ही होगी। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा आपको कवर करें, अगर पीछे जो आपके पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPPSC की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई थी, उन्होंने मेंशन किया था कि वो दो पेपर लेंगे, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके पास कंडक्ट होगा। जो पेपर 1 आपके पास था वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और जो सेकंड पेपर था आपके पास वो सब्जेक्टिव था। लेकिन अभी तक उनका, क्योंकि उनके द्वारा कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई टीजीटी के द्वारा, तो सब्जेक्टिव में कौन कौन से सब्जेक्ट वो एनरोल करेंगे वो इसमें नहीं है। इतना तो सभी को पता था कि पीसीएम तो होगा ही होगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वो तो कंपलसरी है। अब क्या वो उसके अंदर साइकोलॉजी और क्या नेशनल कमीशन को एनरोल करने वाले थे कि नहीं थे, वो अलग क्राइटेरिया आपके पास रहता है। पेपर 1 जो था आपके पास, जिसमें आपके पास जीके, जिसमें आपके पास एचपी एंड जो इंडियन जीके या करंट अफेयर को कवर किया गया था, प्लस साथ में हिंदी और इंग्लिश जो है आपके पास उसके अंदर डाली गई थी। यानी आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था तो वहां से आपके पास कवर होना था। यानी देखो, ये जो हमने पूरा लिखा है, जो इससे पीछे अगर आप देखो जो पेपर कंडक्ट हुए थे, जिसमें 170 क्वेश्चंस आपके पास आते थे, ठीक है, और 85 नंबर का जो पेपर होता था, उसमें आपके पास ये पूरा ही सिलेबस था। यानी जो पेपर 1 और पेपर 2 नाम दिया गया, वो ही सिलेबस एक पूरे के पूरे एक ही पेपर के अंदर आपको डाल दिया जाता था। तो एक ही तो बात है, चाहे आप अलग अलग से देखो चाहे इकट्ठा देखो, यानी सिलेबस तो यही रहने वाला है। बस आपके पास चेंजेस क्या होंगे कि अब जो है, अगर कंप्यूटर बेस्ड होगा तो हो सकता है कि एक ही पेपर के अंदर ये पूरे के पूरे जो है आपके पास यहाँ पे कवर हो जाए। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं कि प्रीवियस का पैटर्न कैसा रहता था और कितने क्वेश्चन जो है प्रीवियस से आपको एग्जाम में आते थे। क्योंकि अभी ये कहीं भी क्लियर नहीं है कि, क्योंकि देखो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है अब आपके पास जो टीजीटी का पेपर वो लेगा, है ना। और वहां पे मेंशन किया गया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लें, ताकि रिजल्ट भी आसानी से निकले और पारदर्शिता बनी रहे। और इससे प्रीवियस में जो है वो आपके पास OMR बेस्ड होता था, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था आपके पास, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या बोर्ड हम बोल सकते हैं, उसके द्वारा लिया जाता था, जिसमें आपके पास 170 MCQ आपके पास आते थे, जिनके अंदर आपके पास फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो कवर होती थी, प्लस इसी में आपके पास इंट्रोड्यूस होता था आपके पास नेशनल कमीशन प्लस साइकोलॉजी। ये जो पोर्शन था ये सब्जेक्टिव पोर्शन था जो पिछली बार था, क्लियर। एंड इसी के साथ आपके पास जीके, जिसमें आपके पास एचपी एंड जो इंडियन जीके है वो आपके पास कवर होता था, साथ में करंट अफेयर कवर होते थे। इसी में आपके पास हिंदी, आपके पास इंग्लिश और आपके पास रीजनिंग कवर होती थी। तो मैं एक बार आइडिया दे देता हूं आपको कि प्रीवियस में किस तरीके से पेपर आता था। ये जो होता था ये होता था 120 एमसीक्यू कवर करता था, प्लस साथ में ये जो सेकंड पोर्शन आपके पास रहता था ये आपके पास कवर करता था, जो आपके पास बाकी कितने बच गए, 170 माइनस करेंगे तो 50 क्वेश्चन है ना, 30 3 2 5, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन जो आपके पास कवर करता था। इनके अंदर भी जो आपके पास क्राइटेरिया रहता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, देखो इनके आपको आने होते थे उसमें तकरीबन 110 से लेकर 112 क्वेश्चन आते थे, जिसमें आपके पास कैसे हो जाता था 40 प्लस 30 या 32 की रेशो चलती थी। अब कौन सा सब्जेक्ट आपके पास 30 आएगा, यानी दो सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन आते थे और एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन, 30-32 क्वेश्चन हो जाते थे, यानी तकरीबन 110 क्वेश्चन ये बनते थे। प्लस नेशनल कमीशन एंड कमेटीज के आपके पास 5 to 10 क्वेश्चन वेरी कर जाते थे कभी कभी, ठीक है। तो ये मिलके 120 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बना देता था और आधे आधे नंबर के क्वेश्चन होते थे, यानी आपके पास जो है 60 मार्क्स, ठीक है, 60 मार्क्स के आपके पास यहीं से बन जाते थे, यानी 60 नंबर का तो यही आपके पास पेपर होता था। फिर आपके पास इंडियन जीके, एचपी जीके, करंट अफेयर। इंडियन जीके की आप तकरीबन देखा जाए तो 25 के आसपास हमें क्वेश्चन देखने को मिलते थे। हिंदी के आपके पास 4 क्वेश्चन होते थे, 3 या 4 क्वेश्चन आपके पास रहते थे। इंग्लिश के भी आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन रहते थे और रीजनिंग के भी आपके पास, यानी ये वेरी कर जाता था 3 to 4 3 to 4 3 to 4 के साथ, ठीक है। तो 12 यानी 10-12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन जो है यानी 10 के आसपास आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते थे। बाकी 25 ये आपके पास हो गए। 5 to 7 क्वेश्चन, हम 10 लेके चलते हैं, 10 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलते थे और 5 क्वेश्चन ये देखने को मिलते थे। यानी अगर आप देखोगे तो इंडियन जीके, करंट अफेयर ये जोड़ के तकरीबन 40 एमसीक्यू आपके पास होते थे और बाकी ये होते थे 10 के आसपास मान लेते हैं, यानी 20 मार्क्स का 20 नंबर के आपके पास ये हो गए और यहाँ पे आपके पास तो हाफ आपका है तो 5 मार्क्स के आपके पास, यानी 60 6 2 8 और प्लस यानी 85। तो 85 मार्क्स आपके यहाँ पे पूरे हो जाते थे और 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होती थी और उसमें ही आपको नंबर लगते थे। तो वो तो डिपेंड करता था आपके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबरिंग वहां पे की जाती थी 15 में से। अब जो है जैसे आपको पता है सी एंड डी के लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन तो होती नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन तो होती है लेकिन उनके नंबरिंग नहीं होते हैं। तो मे भी हो सकता है कि अब आपको 100 मार्क्स का या 200 मार्क्स का एक पूरा कंप्लीट पेपर आए, ठीक है। देखो कहीं भी चले जाओ पीछे क्या था कि इनके नंबर भी जुड़ रहे थे। जब पेपर 1-2 हो गया तो सब्जेक्टिव में से ही मेन आ रहा था, उसी के 100 क्वेश्चन आपको आएंगे, है ना, यानी मार्क्स वहीं पे कवर हो रहे थे सारे। और 50 जो है आपके पास ही एचपीजी के, इंडियन जी के, करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश कवर हो रही थी, तो सिलेबस तो वही रहने वाला है। यानी आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग कि आपके पास क्या न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस करेगा। हाँ, टेंशन तब हो सकती है अगर आपके पास ग्रेजुएशन या अदर टर्म्स को ऐड किया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, अदरवाइज +2 तक का ही आपके पास सिलेबस रहता है सारा, है ना। तो चलो ये तो आपको पता लग गया कि प्रीवियस में किस तरह से पेपर होता था, किस तरह से नंबरिंग होती थी और क्या क्या आपके पास मार्जिन रहता है। तो इसमें अगर आप देखो ना तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मैंने मैथ छोड़ दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ली, वहां से मेरा क्लियर हो जाएगा, नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक चीज को क्या किया जाता था, अच्छे से कंसीडर करके आपको हर पोर्शन में नंबर निकालने होते थे। क्योंकि इस बार तो चलो 75 प्लस मेरिट चली गई है, अदरवाइज नॉर्मल जो मेरिट जाती है आपके पास वो 50 टू 60 तक आपके पास जाती थी जब 85 का पेपर आपके पास होता था, है ना, यानी इसके बीच में आपके पास स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो जाती थी। लेकिन करंट टाइम में नहीं हो पाई क्योंकि जो मेरिट है वो 75 के अराउंड चली गई थी जो टॉप थी, यानी 60 प्लस चली गई थी इस टाइम में। तो मे भी अब भी देखो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है
और स्टूडेंट तकरीबन 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अब 3-4 साल की तैयारी आपके पास अच्छी मेरिट लेके जाएगी। बाकी थोड़ा पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेपर इजी पैटर्न में आया है या थोड़ा टफ पैटर्न में आपके पास आया है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा वन बाय वन करके सभी सिलेबस को आपके पास देख लेते हैं कि किस तरह का आपके पास सिलेबस रहने वाला है और कहाँ से क्वेश्चंस आपके पास अभी तक जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए अगर हम बात करें आपके पास पहले मेन पोर्शन आपका देख ले तो टफेस्ट भी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तो मेन सब्जेक्ट है आपके और कोर सब्जेक्ट है, यहीं से आपका आधे से ज्यादा पेपर आएगा, ये तो फिक्स है ना। यानी आपके पास ये जो सब्जेक्ट है ये तकरीबन 55% अगर मैं लेके चलूं तो ये आपका पेपर आएगा। अगर सब्जेक्टिव होता है ना अलग से तो 100% पोर्शन यही कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी आपके पास जो आपकी साइकोलॉजी है प्लस जो नेशनल कमीशन एंड कमेटीज आपके पास आती हैं वो वाला पोर्शन 5% अभी तक जितने पेपर हुए हैं उनमें कवर किया गया है यहीं से। अब जो फिजिक्स का सिलेबस रहता है, अगर अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो प्रॉपरली कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है तो आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितना भी आपके पास फिजिक्स होती है, ठीक है, आप जैसे स्कूल्स में पढ़ रहे हो है ना, आपके पास जैसे सीबीएसई की बुक्स हैं है ना, काफी अच्छी बुक्स होती हैं। ये 6 to 10 तक की जो अलग अलग बुक्स बनी होती है ना, काफी अच्छी बुक्स होती है और काफी नॉलेजेबल मटेरियल उनके अंदर अवेलेबल होता है। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप अपना बेसिक्स जो है यहाँ से पक्का कर सकते हो, है ना, आपका बेसिक काफी अच्छा और स्ट्रांग यहाँ से हो जाएगा। फिर जो आपके पास क्वेश्चन लेवल रहते हैं यहाँ से नहीं रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल अभी तक देखा गया है वो आपके पास क्लास 11th एंड 12th से देखा गया है, क्लास 11th एंड 12th से देखा गया है। अब ये 11th और 12th के लिए आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की एक बुक आती है, इसको एग्जाम्पलर है ना, एग्जाम्पलर बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो और पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की बुक हो गई और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर आपके पास हो गए, वहां से आपके पास ये अच्छे से वर्क करता है और आपको अच्छी नॉलेज वहां से मिल जाती है। प्लस इसके साथ आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपके पास मॉडर्न की बुक हो गई है ना, अगर आपके पास है, आपके पास दिनेश की बुक हो गई, दिनेश पब्लिकेशंस की हो गई, आपके पास प्रदीप की आपके पास हो गई, कुछ जैसे अदर बुक्स को भी वो फॉलो करते हैं। तो ये जितनी भी बुक्स हैं आपके पास ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। और मैं कहूँ अगर तो अगर आप एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करना चाहते है ना, तो आप जो है डायरेक्टली मॉडर्न दिनेश की बुक को फॉलो कर सकते हैं। इनमें देखो ये कंपल्सरी नहीं कि मॉडर्न की कर रहे हो दिनेश की कर, क्योंकि सभी में सेम मटेरियल होता है, ठीक है, उनमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक अच्छा वे रहता है आपके पास अपने टेस्ट को। तो मैं अगर मेरी तरफ से कोई पूछा जाए तो मैं इनको ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो बहुत कम मटेरियल आपको मिलेगा, एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसकी कोई कमी नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न दिनेश की प्रदीप की बुक्स की, इनमें बहुत अच्छा कंटेंट है और आप बहुत अच्छे से इनको जो है यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपके पास पब्लिकेशंस हो सकती हैं और काफी अच्छा रहता है, यानी जो डिटेल्ड बुक होती है वो आपके लिए बेस्ट रहती है। क्योंकि जब आपने सीबीएसई में या एनसीईआरटी की भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में कम होता है, ठीक है, तो एनसीईआरटी या सीबीएसई की अगर आप 6 to 10th का सिलेबस पढ़ रहे हो ना तो वो भी आपके तकरीबन 30 to 40% सिलेबस जो 11th और 12th का वो कवर करता है। तो काफी अच्छा मटेरियल आपके पास यहाँ से कवर अप हो जाता है। फिर आपके पास बात करें केमिस्ट्री की, सिमिलर कोई चेंज नहीं करना आपको, आपको सिमिलरली क्लास 11th और 12th के ही सिलेबस को कवर करना है। प्लस साथ में यही बुक्स आप फॉलो कर सकते हो इसके लिए 6 to 10 तक का बेसिक, चाहे सीबीएसई की बुक्स को पढ़ लो जो आपके पास नजदीक स्कूल्स होते हैं वहां से बच्चों के पास अवेलेबल होती है ना, आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाती है, आपको किसी भी बुक को खरीदने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में बुक्स मिल जाती हैं, तो वहां से आपके पास हो जाती है। आप फिर चाहे बेसिक बुक्स पढ़ लो, एनसीईआरटी के आप कवर कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर कर लो, प्लस साथ में आप चाहे तो मॉडर्न दिनेश की बुक्स को, ये मैं बता रहा हूँ जो चाहता है कि मुझे 100% अपने टेस्ट को क्लियर करना है स्मार्ट वे में, है ना, क्योंकि जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपके 100% चांसेस नहीं हो सकते
टेस्ट को क्लियर करने के। 100% चांसेस तभी होंगे जब आपके पास डिटेल्ड नॉलेज होगी। मैथमेटिक्स में भी सिमिलर चीजें आपके पास है। 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी बुक्स होती हैं मैथमेटिक्स की, और ये इसमें सीबीएसई एनसीईआरटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी हो गया सीबीएसई हो गया, वो सेम है दोनों के केस में, है ना। तो इसमें एनसीईआरटी की बुक्स को अगर आप पढ़ोगे, जैसे नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक हो गई, ठीक है, प्लस साथ में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर आपके पास बुक है उसको कवर कर लेंगे, तो मैथ्स वाला पोर्शन सारा आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे आराम से। 6 to 10 तक की बुक को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि 6 से 10 तक जब आप मैथ्स पढ़ोगे वो आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा। अगर जैसे आपने टैट क्लियर किया हो तो आपने पढ़े हुए हैं वो, है ना, जिसने पढ़े हुए उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उनका तो पहले से ही क्लियर है वो बेसिक। जब आपका 6 to 10 तक का पूरा बेसिक क्लियर है तो फिर आप 11 12 का पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आपको 11 12 में काफी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मैं 6 to 12 इसको कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि 6 से 10 तक आपका बेसिक्स क्लियर होता है सारा, और बेसिक्स के साथ साथ आपको फिर आप एडवांस की तरफ मूव कर सकते हो, क्योंकि विदाउट बेसिक तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब बात आती है, देखो ये हो गया आपका मेन सिलेबस जो कि सबसे ज्यादा टाइम खाने वाला है ना। फिर आपके पास आता है साइकोलॉजी का और नेशनल कमीशन का। अब नेशनल कमीशन की भी बुक आपको प्रोवाइड हो जाती हैं, प्लस साइकोलॉजी की बुक्स भी आपको मिल जाती हैं। साइकोलॉजी के लिए भी हमारे पास 11th एंड 12th के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपके पास अवेलेबल है, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां से आपकी साइकोलॉजी कवर हो जाएगी और साइकोलॉजी की जो मेन टर्म्स है वो सारी कवर हो जाती है। प्लस साथ में पैडागोजी आपके पास इंक्लूड होती है। पैडागोजी बेसिक टर्म है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, क्योंकि आप एक टीचर हो तो आपके पास पैडागोजी ऑलरेडी क्लियर है प्रॉपरली, किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, क्लास में किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेशनल कमीशन कमेटी के लिए भी आपको बुक्स मिल जाती हैं। अगर आप मार्केट में जाते तो आपको मल्टीपल पब्लिकेशंस की बुक जो है प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या इशू रहता है कि कभी कभी नेशनल कमीशन से क्वेश्चंस अच्छे 2-3 पूछ लेते हैं, यानी ज्यादा ब्रॉड लेवल के वहां पे क्वेश्चन नहीं आने वाले। जर्नल से क्वेश्चन, यानी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स आपके पास हुए हैं वहीं से आपके पास क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये एक छोटा पोर्शन है और आप आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ के इसको कवर कर सकते हो, है ना। तो एनसीईआरटी के लिए जो आप साइकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को भी कर सकते हो। एनसीईआरटी किसी भी बुक में अभी हमने कमीशंस नहीं देखे हैं। बीएड के सिलेबस में जो बीएड का सिलेबस आपके पास रहता है उसमें आपको ये मिल जाते हैं कमीशंस। जो ओल्ड बुक्स होती थी, जो 1 ईयर की बुक होती थी ना, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर किसी के पास बुक है तो वहां से आप कवर कर सकते हो, या फिर आप मार्केट में जाके भी पब्लिकली उनको चेक कर सकते हो, या आपको गूगल के ऊपर भी मल्टीपल रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका तकरीबन 60% सिलेबस जो कि आपके पास आने ही वाला है, ठीक है। अगर वेरिएशंस होती हैं तो अलग चीज है, अदरवाइज ये सिलेबस आपके पास टीचर बनने के लिए जरूरी होता है फॉर टीजीटी के लिए। अब इसके बाद जो एक जर्नल कॉमन सिलेबस आपके पास रहता है, जर्नल अवेयरनेस आपके पास हो गई, जिसके अंदर आपके पास एक तो हिमाचल प्रदेश का जीके आपके पास रहता है, एक आपके पास रहेगा इंडियन जीके, यानी एचपी के आपके पास हो गया, इंडियन जीके हो गया, प्लस साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स भी आपके पास उसमें इंक्लूड होते हैं। जनरल अवेयरनेस का पार्ट है आपके पास और करंट अफेयर आपके पास। ये काफी लंबा पोर्शन होता है, और जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, स्कूल्स में आपने पढ़ा है ना, जितने भी आपने पढ़े वो सभी चीजें जीके है, जनरल नॉलेज है। इसमें आपके पास स्पोर्ट्स हो सकता है, इसके लिए आप मल्टीपल बुक्स को कंसीडर कर सकते हो। जैसे एक तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं 6 to 10 तक के, लेकिन वो बहुत ही ना ब्रॉड हो जाता है फिर, है ना। तो इनके लिए, क्योंकि देखो इसके अंदर आपके पास सबसे पहले आती है हिस्ट्री, है ना। तो जैसे आपके पास आकाश की बुक होती है, जगदम्बा वगैरह की आई थिंक बुक्स हैं हमारे पास, वो काफी अच्छी बुक्स हैं जो डिटेल्ड बुक्स होती हैं, तो वहां पे आपको काफी अच्छा नॉलेज वहां पे मिल जाता है। प्लस प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वहां से हम रेफरेंस ले सकते हैं। हिस्ट्री आपके पास हो गई, ठीक है, आपके पास पॉलिटी आपके पास हो गई, जियोग्राफी आपके पास हो गई, इकोनॉमी आपके पास हो गई, फिर एडिशनल में स्पोर्ट्स हैं आपके पास, एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। वैसे इकोनॉमी के अंदर वो आ जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड आपके पास हो गई,
फर्स्ट पर्सन कौन से हैं आपके पास, यानी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं। तो हिस्ट्री आपके पास इंडिया से भी पूछेंगे, पॉलिटी भी इंडिया से पूछेंगे, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आएंगे इंडिया से, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आएंगे, अदर इवेंट्स जो होंगे वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। परेशानी सबसे बड़ी क्या होती है कि मान लीजिए अगर एचपीजी के कंसीडर किया जाए ओल्ड के अकॉर्डिंग, तो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। अब इतने बड़े पोर्शंस में से वो 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली जीके के हमने देखे थे कि 25 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन है ना, लेकिन सिलेबस भी तो ज्यादा है, तो उसमें से आइडिया लगाना इसका भी थोड़ा मुश्किल होता है। इंटरनेशनल अफेयर्स में से भी आपको 2-3 क्वेश्चन और करंट अफेयर से भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जो जनरल अवेयरनेस है ना, उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया भी वेरी करता है आपके पास, क्योंकि आपके पास जो इंटरनेशनल अफेयर है या इंटरनेशनल जीके आपके पास, आपको कंट्रीज के बारे में उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी जो होती है वो मोस्टली वो वर्ल्ड से ही पूछी जाती है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास कहाँ कहाँ है ना, यानी आपको डिटेल जीके का नॉलेज हर एक फील्ड से लेना पड़ेगा। एचपी का भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इंडिया का भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्लस साथ में जो आपके पास वर्ल्ड जीके है उसको भी आपको प्रॉपरली अच्छे से, आपके जैसे जियोग्राफी में मेन पोर्शंस होता है ना, लैंग्वेजेस आपके पास हो गई, करेंसीज आपके पास हो गई, तो ये काफी टाइम खाने वाला पोर्शन आपके पास रहता है और ज्यादा दिक्कत होती है, याद करने वाली चीजें हैं। तो आज तक जितने आपने एफर्ट्स डाले होंगे वहां पे, क्योंकि अगर देखो मैक्सिमम स्टूडेंट का अपने सब्जेक्ट में तो अच्छा होता है, तो यहाँ पे तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी सिलेक्शन में जैसे 170 नंबर वाला क्वेश्चन था, पेपर था, तो उसमें ये इंक्लूड था, तो नंबर पूरे जोड़ के बनते हैं, नो मैटर फिजिक्स में अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, जीके में अच्छा हुआ है, नंबर जुड़ेंगे। हाँ, तो न्यू पैटर्न जो बताया गया था उसमें आपके पास कहा गया था कि सिर्फ एलिजिबिलिटी है, तो इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले थे, तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना था कि एलिजिबिलिटी के लायक हो जाए। तो अब डिपेंड करेगा कि आपके पास एक पेपर आ रहा है कि दो पेपर आ रहे हैं। अगर एक ही पेपर आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो ये कंपलसरी हो जाएगा। अगर दो पेपर आपके पास आएंगे तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी की तरह हो जाएगा, है ना, कि आपके पास सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिमिलरली जैसे हम बात कर रहे हैं आपके पास हिंदी की, आपके पास बात कर रहे हैं इंग्लिश की या रीजनिंग की, रीजनिंग तो जर्नल चीज है आपके पास, है ना। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो 6 से 12 तक का, तो रीजनिंग तो आप ऐसे ही कर लोगे, है ना, तो इसको तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी में बेसिकली जो ग्रामर आपके पास रहता है, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, है ना, अदर अनेक सार्थक शब्द हो गए। सिमिलरली इंग्लिश में भी आपके पास स्पेलिंग्स हो गई, करेक्ट स्पेलिंग्स हो गई, ग्रामर की नॉलेज हो गई, यही आपके पास आएगी, तो ये भी जर्नल है। अब वही बात है ना कि अगर दो पेपर है तो ये अलग पोर्शन बन जाता है, तो ये सिर्फ एलिजिबिलिटी रहता है आपके पास, यानी आपकी फाइनल सिलेक्शन में नंबर नहीं जुड़ते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम बात कर लेंगे आपके पास कि जो पेपर एक ही हो रहा है सारा का सारा, उसमें ये नंबर जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ही चेंज हो जाती है चीजें, लेकिन पढ़ना तो सभी पढ़ेगा ना, है ना, चाहे एलिजिबिलिटी भी हो, लेकिन एलिजिबिलिटी भी पास नहीं होती है कभी कभी, तो उसके लिए भी हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, ताकि ये जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको हम अच्छे से पूरा कर लें। ठीक है, तो जर्नल सी चीजें होती है, और यही देखो बेसिक सिलेबस आपके पास रहता है। हिंदी का ग्रामर 10th तक का होता है, इंग्लिश का ग्रामर आपके पास 10th तक का होता है, तो इसमें 10th तक का सिलेबस आपके पास रहता है जो लेवल होते हैं। जीके के लिए जैसे आप डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आपके जो करंट अफेयर है वो वहां से कवर हो जाते हैं। अगर आप मंथली पढ़ते हो वो भी अच्छी चीज़ है। इंडियन जीके जैसे आप आकाश की बुक्स को फॉलो कर रहे हो, आपके पास अरिहंत की काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आपके पास लूसेंट की बुक्स हैं, आपको मल्टीपल बुक्स से रिसोर्सेज लेने पड़ते हैं। जहां से भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बुक अच्छी होती है, ये नहीं, जहां से भी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये बुक अच्छी लग रही है, यहाँ से मोस्टली सिलेबस कवर होता है, तो आप अच्छे से वहां से स्टडी करो, है ना, अपने प्रॉपर डेली नोट्स बनाइए, चीज़ों को अरेंज कीजिए, ताकि आगे जाके आप जो है जब पेपर आपके पास आए तो आप वेल प्रिपेयर हो, ताकि आप तैयारी कर सको, टेस्ट पेपर लगा सको, मॉडल टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर सको, इस तरीके से आपके पास होती हैं। यानी सिलेबस आपके पास यही रहने वाला है। अब डिपेंड करेगा पेपर 1 है कि पेपर 2 है। दो पेपर होंगे तो पोर्शन डिवाइड हो जाते हैं, अगर एक ही पेपर होगा। ये मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको प्रॉपरली पता लग जाए कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस में किस तरीके से पेपर हमारे पास आए हुए हैं, क्योंकि लेटेस्ट क्या पेपर आएगा वो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन आएगा तो सिलेबस के अंदर से ही, बाहर से कुछ नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन का लेवल वेरी कर सकता है, क्वेश्चन का टाइप वेरी कर सकता है, लेकिन सिलेबस तो वही रहने वाला है। तो पेपर कितने पूछे जाएंगे, कितने नहीं, कब नोटिफिकेशंस आती हैं, वो जल्दी ही हमें देखने को मिलेंगी। तो आई होप इस मंथ मार्च एंड तक
या हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास हमारी तैयारी। पेपर आने से भी कुछ नहीं होगा जब तक हमारी तैयारी नहीं है। तैयारी पूरी होगी तभी जो है पेपर का भी बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपकी जो तैयारी है उसको बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। बाकी मिलेंगे आपके पास जल्दी ही न्यू सिलेबस के साथ। जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें से हम क्लियर करेंगे किस तरीके से क्राइटेरिया आपके पास सेट किया गया है। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय श्री राम।